हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे एंड जीके के भी कुछ या जीएस के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जितने भी जेके एसएसबी अभी फॉर्म में हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी पोस्ट्स के लिए नोटिफिकेशन निकाली है। ठीक है, कुछ पोस्ट के लिए फॉर्म भी भरना स्टार्ट हुआ है। और जितने भी फॉर्म्स आप भरने वाले हो, ठीक है, या हर किसी पोस्ट के लिए, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो, FAA का हो, चाहे वो प्रीवियस जो नायब तहसीलदार है, या JKP SI या JKP कांस्टेबल का, जितने भी डेट मीन्स जितने भी एग्जाम्स होंगे, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो बहुत लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट, करते हैं स्टार्ट आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो, आराम से पहले क्वेश्चन को समझो, फिर मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे रखी है, तो फिर हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे। फर्स्ट इज विच सॉफ्टवेयर टूल enables यूजर इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है। सपोज ये कोई यूजर एक्स है, ठीक है, अब ये कंप्यूटर से कोई काम कर रहा है, उस पर कोई काम कर रहा है, और उस चीज के लिए एक क्या, उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, MS ऑफिस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो, जो एक यूजर होता है, सपोज ये यूजर है हमारा, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करेगा किस चीज के लिए, कंप्यूटर से कोई काम करवाने के लिए। ठीक है, राइट, तो आंसर क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके मेनली कितने, दो टाइप्स है। एक तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में मेनली कौन कौन सी चीजें आती हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा क्या क्या आएगा, लिनक्स आएगा इसमें। ठीक है, राइट, ये एक एग्जांपल होगी ऑपरेटिंग सिस्टम का। डिवाइस ड्राइवर्स ये आपको पता है। ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स होते हैं और कुछ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उनकी जो एग्जांपल होगी, MS वर्ड होगा, फोटोशॉप होगा। ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जनरल पर्पस के लिए, ठीक है, एडिटिंग के लिए, वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए। और जो स्पेसिफिक पर्पस क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। सपोज कि जो रेलवे में टिकटिंग के लिए यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर, वो हो जाएगा, एप्लीकेशन ही होती है वो, लेकिन वो उसका एक ही मकसद होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, तो वो यूज़ होगा किस में, वो आएगा स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर में। ठीक है, सॉरी, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक है, राइट, समझ आया। तो आंसर क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज डाइजेस्ट इज ए न्यूमेरिकल लेबल असाइन्ड टू ईच डिवाइस, एग्जांपल कंप्यूटर, प्रिंटर, पार्टिसिपेटिंग इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। देखो, डाइजेस्ट इज ए न्यूमेरिकल लेबल। न्यूमेरिकल लेबल का मतलब क्या है, उसमें वो नंबर्स का ग्रुप होता है। सपोज 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 0 होगा, सपोज ऐसा कुछ एक न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास, जो हर किसी डिवाइस का अपना अपना अलग अलग होता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, लेकिन ये उन्हीं चीज़ों का होता है जो किसके साथ कनेक्टेड है, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो उसको हम कहते हैं IP एड्रेस। उसको हम कहते हैं, उस न्यूमेरिकल लेवल को हम क्या कहते हैं, IP एड्रेस। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ईमेल की अगर हम बात करेंगे, ईमेल की, क्योंकि ईमेल से बहुत टाइम्स क्या क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो ईमेल को फर्स्टली इन्वेंट किया है किसने, रे टॉमलिसन ने। कब किया था, 1971 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब ये जो हमारी ईमेल होती है, सपोज मेरी एक ईमेल है xyz@gmail.com। ये ईमेल जो है, ये दो हिस्सों में डिवाइड की गई है। इसका जो जो @ है, ये इसको डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों में, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। ये जो पार्ट फर्स्ट है, इसको हम कहते हैं क्या, होस्ट नेम। इसमें नेम या तो एक पर्सन का होगा या कंपनी का होगा। ठीक है, लेकिन @ के बाद जो gmail.com होगा या
yahoo.com होगा, ये हमें रिफर कर रहा है क्या, डोमेन नेम। इसका एक मोटिव होता है, ये यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए ये किस कंपनी का डोमेन, ये किस कंपनी की क्या है ईमेल है, या चाहे वो याहू का हो या हॉटमेल हो या जीमेल हो, ठीक है, इस चीज को पहचानने के लिए, राइट। तो आंसर क्या होगा, आईपी एड्रेस, ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस एंड कंप्यूटर फाइल्स ओवर स्मॉलर और large areas be done easily. This transfer may either be done in local area network or a wide area network. देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक चीज है जो हम यूज कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है, और एंड कंप्यूटर फाइल्स, लेकिन ओवर स्मॉलर और लार्ज एरियाज, जो हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं स्मॉलर एरियाज पे या लार्ज एरियाज पे, और ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ये जो एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस होती है या कंप्यूटर फाइल्स होती है, मे इधर बी डन इन लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, और ये ट्रांसफर होता है लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। देखो ये दो चीजें यहाँ पे हैं, पहले इनको समझेंगे फिर हम आंसर करेंगे। देखो ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है दैट इज द लैन, ठीक है, ये एप्लीकेबल होती है, ये चलता है कहाँ पे, या तो हमारे ऑफिस में चलेगा, या तो होम में चलेगा, या तो किसी फिक्स्ड स्मॉल एरिया तक ये कंसिडर किया, ये चल जाता है इसमें, ठीक है। सपोज कि हमने अपने ऑफिस में इंटरनेट लगाया है, ठीक है, और उसके साथ कुछ एक राउटर कनेक्टेड है और उस पर हमारे कुछ सिस्टम्स कनेक्ट है, डैट मीन्स लोकल का मतलब ही क्या, आसपास, ये बहुत ही लिमिटेड एरिया के लिए ये नेटवर्क यूज की जाती है। और इसके अलावा वाइड एरिया नेटवर्क, ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है, इसमें ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये कनेक्ट होती है ओवर ए लार्ज एरिया, इवन ग्लोबली भी इसी पे आएगा। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे बैंकिंग की, बैंकिंग क्या, ये एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क का, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि जो भी हम टेक्स्ट मैसेज या कंप्यूटर फाइल शेयर कर रहे हैं वो बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, लेकिन इसमें ये दोनों चीजें क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैट इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, राइट। इसको यूज किया जाता है क्या, टेक्स्ट मैसेज और कंप्यूटर फाइल्स एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, वो लोकल एरिया नेटवर्क में भी हो जाएगा और वाइड एरिया नेटवर्क में भी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इनमें से हमें बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ BCC इज, यहाँ पे ब्लाइंड है, ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। ये किसके साथ कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ईमेल में, ठीक है, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज एक्सपेंडेड विद इन द रीच ऑफ ए कंप्लीट कंट्री। देखो अभी हमने दो नेटवर्क्स की बात की है, लैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, और इसमें वाइड में हमने बात की है, इसमें एक कंट्री भी हो सकती है, ग्लोबल भी हो सकती है, ठीक है, ये बहुत ही स्प्रेड नेटवर्क है, और लैन ये लोकल, ठीक है, एक ऑफिस तक। लेकिन ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है इसको हम एक्सपेंड नहीं करेंगे एक कंट्री तक, ठीक है, लेकिन हाँ ये लैन से बड़ी नेटवर्क होती है, डेट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेटवर्क टोपोलॉजी इज अरेंज्ड ऑफ वेरियस नोड्स इन अ नेटवर्क, ये स्टेटमेंट सही है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हमें इनकरेक्ट बताना था, दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हमें बताना था। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज कंप्लीटली करेक्ट, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट क्या है सही है, हमें करेक्ट बताना है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम इज मॉड्यूलेटिंग एंड डिमॉड्यूलेटिंग। देखो मॉडेम जो है, जिसकी जो फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है,
राइट, हमें करेक्ट बताना है। नेक्स्ट इज ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन ए कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर्स। जितने भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है इनको क्या सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है या नहीं? इनको सॉफ्टवेयर नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन एमएस वर्ड फाइल इज .doc। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। देखो, जब हम काम कर रहे होते हैं कहाँ पे? एमएस वर्ड में। जब हमने इसके बाद अपनी फाइल को क्या कंप्लीट इसको करते हैं और जब हम इसको सेव रखते हैं, तो अगर हम इस फाइल का कुछ नाम रखेंगे XYZ और उसके बाद .doc हमें देखने को मिलेगा। डेट इज की ये जो फाइल है ये कहाँ पे बनाई गई है? एमएस वर्ड में। ये इसकी इंडिकेशन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए पास्कल फाइल इज PSC नहीं है, .pas है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट जो है डेट इज द ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे मॉडेम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मॉडेम जो है ये एक क्या हार्डवेयर डिवाइस है जो एक्ट कर रहा है एज ए ट्रांसलेटर भी, और ये कनेक्ट कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द बायस सेटिंग ऑफ ए कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर की एक सेटिंग होती है बायस, दैट इज द बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। और ये जो क्या स्टोरेज यूज कर रहा है वो कहाँ पे, ये जो मेमोरी यूज कर रहा है वो कहाँ पे स्टोर की जाती है? तो वो स्टोर की जाती है रोम में। किस में? रोम में। दैट इज द रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे, इसको रखा जाता है EEPROM में, EEPROM। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो इसमें इसको क्या स्टोर किया जाता है। ठीक है, मेमोरी की अगर हम बात करेंगे, कितनी टाइप्स है? मेनली 2 टाइप्स। एक तो हो गया क्या प्राइमरी मेमोरी, सेकंड क्या हो गया? सेकेंडरी मेमोरी। और ये जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम कहते हैं क्या? स्टोरेज मेमोरी भी। ये परमानेंट मेमोरी भी होती है। ठीक है, राइट। और ये जो प्राइमरी मेमोरी है, मेनली एक कंप्यूटर इसको अपने लिए यूज कर रहा है। इसमें रैम एंड रोम। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? EEPROM। ठीक है, राइट। आ जाओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच शॉर्टकट इन MS Excel इंसर्ट्स द करंट डेट इन ए सेल। देखो, हम अभी सपोज काम कर रहे हैं कहाँ पे? MS Excel में। ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंट सेल्स होती है। ठीक है, तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर क्या सेल में क्या इंसर्ट करना है डेट, सपोज कि यहाँ पे हमें डेट को क्या इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और उसके बाद हम प्रेस करेंगे Ctrl+सेमीकोलन। ठीक है, तो इससे क्या होगा? डेट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, Alt+D ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये इसके बारे में लिखा है। ये जो हमारा कर्सर होता है जब हम प्रेस कर रहे हैं किस पे? Alt+D पे, तो ये जो हमारा कर्सर होता है ये जंप कर रहा है एड्रेस बार में, ये एड्रेस बार में जंप कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट। इनमें से कौन सा एक थ्रेट नहीं है? किस चीज के लिए? इंफॉर्मेशन के लिए या हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। देखो, वर्म्स, फिशिंग, ट्रोजन, ये डिफरेंट फॉर्म्स है मैलिशियस मटेरियल के। या हम वायरस की बात कर रहे हैं तो ये उसके डिफरेंट फॉर्म्स है। लेकिन ये जो डेटा इनक्रिप्शन है, तो ये क्या? ये नहीं है एक सिक्योरिटी थ्रेट हमारे इंफॉर्मेशन को भी
और कंप्यूटर सिस्टम को भी। दैट इज द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए सिक्योरिटी मेजर ऑन वेबसाइट्स टू डिस्टिंग्विश ह्यूमन्स फ्रॉम बॉट्स। इनमें से कौन सा एक मेजर है जो क्या कर रहा है, यूज किया जाता है वेबसाइट्स पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए ह्यूमन्स और बॉट्स के बीच में? बताओ। देखो, अभी आप लोग बहुत सारे फॉर्म्स फिल कर रहे होंगे JKSSB के, ठीक है। और लिंक ओपन होने के बाद जब आप अपनी डिटेल्स क्या वहाँ पे देते हो, फिर आपको फॉर्म क्या सेव करना होता है, डिटेल्स सेव करनी होती है। तो वहाँ पे आपको एक वर्ड आ जाता है एंटर कैप्चा। एंटर कैप्चा, तो ये कैप्चा डाल के आप अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे सेव कर सकते हो। यही एक कैप्चा है जो डिफरेंशिएट कर रहा है ह्यूमन्स को बोट्स से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो पहले हमने डिस्कस किए हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस, तो कंप्यूटर को छोड़ के अब हमारे पास आ गए हैं GS के या GK के क्वेश्चंस। ठीक है, राइट। लेकिन वीडियो के सेंटर में मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, राइट। आ जाओ, क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, ठीक है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो फिर हमें क्या बताना है, इनमें से नॉट करेक्ट, गलत, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, गलत स्टेटमेंट हमें बताना है। ठीक है, राइट। फर्स्ट पे आते हैं, jet jurisdiction of the Supreme Court is smaller than that of Federal Court of Appeal established under Government of India Act 1935। देखो, अगर हम यहाँ पे कोर्ट की बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जानेंगे, फिर हमें समझ आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर कलकत्ता में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, राइट। और इसके बाद 1935 एक्ट के तहत इसको वहां से ट्रांसफर करके फेडरल कोर्ट ऑफ अपील का नाम दिया गया है, उसको एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन जो हमारा करंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये करंट की बात होती है। स्टेटमेंट क्या है कि ये जो हमारा करंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो क्या है, स्मॉलर है देन दिस जो 1935 में एस्टेब्लिश किया गया था। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? देखो, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। बताओ क्यों इनकरेक्ट है? जो 1935 का जो ये कोर्ट था, ये इसकी ये लिमिटेड था, इसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड थी। ठीक है, राइट। लेकिन जो आज का हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। डेट मीन्स ये हर किसी मसले में इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, ये देख सकता है। ठीक है, राइट। मीन्स डेट मीन्स की जो ज्यूरिसडिक्शन है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, वो सबसे ज्यादा है रिगार्ड देन डेट ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। राइट। नेक्स्ट क्या है, द प्रेजेंट सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 34 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो, 2019 से पहले क्या था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस थे, जजेस प्लस CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो थी नंबर 30+1। 30 जजेस थे और एक क्या था, CGI था। लेकिन 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था और ये जो अब ये जो नंबर है इसको 34 किया गया था। इसमें 33 क्या रहेंगे, जजेस रहेंगे +1 CGI। ठीक है, डेट इज द 44। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट इज द पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत? ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, देखो क्या है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा या CGI बनेगा, इन दोनों को आपको ओथ लेना है किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने। लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट बिजी होगा, वो किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है।
वो CGI भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस इज द प्रेसिडेंट, ठीक है, राइट। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गलत ही बताने हैं, डेट इज फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है और थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज ममलेश्वर टेम्पल इन पहलगाम इज डिवोटेड टू द हिंदू गॉड। ममलेश्वर टेम्पल, ठीक है, जिसको बनाया गया था, जयसिम्हा ने बनाया था। वही जयसिम्हा जिसके टाइम पे राज तरंगिणी कंपाइल की गई थी, किसने, पंडित कल्हणा ने, पंडित कल्हणा ने, और इसने इस टेम्पल को बनवाया था, ठीक है, राइट। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, पहलगाम में। और ये किस हिंदू गॉड को डेडिकेटेड है, तो ये शिवा को डेडिकेटेड है। तो अगर हम देखेंगे, इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है कि लिदर रिवर के बैंक्स पे कौन सा टेम्पल पहलगाम में लोकेटेड है, तो ये यही आंसर ममलेश्वर टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो टेम्पल है ये स्टोन्स का बना हुआ है, और यहाँ पे पहलगाम को हम क्या कहते हैं, विलेज ऑफ शेफर्ड्स, विलेज ऑफ शेफर्ड्स। और सोनामर्ग को हम क्या कहते हैं, सोनामर्ग एंड गुलमर्ग। इन दोनों का आप कमेंट सेक्शन में बताओगे इनको क्या कहा जाता है, ठीक है। और किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, राइट। पहलगाम किस डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग में। काउंटलेस स्प्रिंग्स, ठीक है, राइट। ऐसे ही इन चीज़ों को कनेक्ट करके जाओ, ठीक है, तो चीज़ें इससे आसान हो जाएंगी, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग रिवर बेसिन्स इज द लार्जेस्ट इन एरिया। देखो पहले हम टर्म समझेंगे रिवर बेसन। सपोज हम एग्जांपल लेंगे हमारे यहाँ के लोकल रिवर की, डेट इज द झेलम रिवर। ये झेलम रिवर है, ठीक है, और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। सपोज विशव रिवर, विशव रिवर, रंबीरा रिवर और लिदा रिवर, सपोज ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। सिंध रिवर, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है। और ये जो टोटल एरिया इनके बीच में आएगा, जहां से ये कवर कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिवर बेसन या ड्रेनेज बेसन, या ड्रेनेज बेसन इसको कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, इन रिवर्स में से किस रिवर का ड्रेनेज बेसन सबसे ज्यादा है। एंड द ऑप्शंस आर कावेरी, महानदी, नर्मदा एंड ताप्ती। तो आंसर क्या होगा, महानदी। महानदी का इनमें से सबसे ज्यादा ड्रेनेज बेसन है, डेट्स अराउंड 14 1 10 100,000 10,000 lakh 14 lakh 15,000 and 89 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, महानदी बेसन इज द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो महानदी रिवर है ये ऑरिजिनेट होती है किस स्टेट से, छत्तीसगढ़ से। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, डेट द सियोनाथ, हसदियो, मंद, इब, ओंग, तेल एंड जोंक। इनको याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा रिवर, ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, MP से ये ऑरिजिनेट होती है, अमरकंटक से नियर माइकल रेंज, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है 1312 किलोमीटर्स इसकी जो लेंथ है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ताप्ती बेसन। क्या है, ताप्ती बेसन। और ये जो ताप्ती रिवर है ये ऑरिजिनेट होती है मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से, मध्य प्रदेश में, ठीक है। लेकिन कहाँ से, सतपुरा रेंज से, ठीक है, राइट। इसके अलावा कौन सा है, कावेरी बेसन। ये मेनली जो इसका जो बेसन है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला में स्प्रेड है, लेकिन ये निकलती है वेस्टर्न घाट्स से, ठीक है, फ्रॉम एट ताल कावेरी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखो, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनास्टी इन कश्मीर। करकोटा डायनास्टी का फाउंडर कौन है और फर्स्ट लीडर कौन है, बताओ, करो आंसर। डेट इज द दुर्लभा वर्धना, ठीक है। करकोटा डायनास्टी अगर हम बात करेंगे 625 AD में इसकी फाउंडेशन की गई थी दुर्लभा वर्धना ने, और ये डायनास्टी रही थी 855 AD तक, ठीक है। और दुर्लभा वर्धना के टाइम पे यहाँ पे एक चाइनीज ट्रैवलर आया था, चाइनीज ट्रैवलर आया था, बताओ नाम क्या है उसका, ह्यून संग, ह्यून संग, जिसने एक बुक भी लिखी थी सुयुकी, सुयुकी, ठीक है। जो यहाँ पे किस काम के लिए आया था, किस काम के लिए वो आया था, टू स्टडी
इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए वो यहाँ पे आया था, ठीक है। और करकोटा डायनास्टी के बाद यहाँ पे कौन सी डायनास्टी आती है, डेट इज द उत्पाला डायनास्टी। कौन सी डायनास्टी यहाँ पे आती है, उत्पाला डायनास्टी यहाँ पे आती है। और उत्पाला डायनास्टी को फाउंड कर रहा है अवंती वर्मन 855 में। और अवंती वर्मन इसने 2 टेम्पल्स बनाए थे, अवंतिस्वारा एंड अवंतिस्वामिन। और इसका एक इंजीनियर था सुया, जिसने कौन सा टाउन बनाया था, सुयापुर, जिसको आज हम बोलते हैं क्या, सोपोर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लोहारा डायनास्टी आई है, ठीक है। तो 1003 एडी में, जो किसने फाउंड की थी, संग्रामा राजा। तो आपने पढ़ा होगा कोइंदिदा का वो इवेंट, जब उसी ने थ्रोन को ट्रांसफर किया था, ठीक है, संग्रामा राजा को, ठीक है। उतना डीप हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्नड। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में। लेकिन ये एक्ट आया था जब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857। और इस रिवोल्ट के बाद ये एक्ट लाया गया था और बहुत सारी चेंजेस यहाँ पे लाई गई थी। सपोज कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको वाइसराय ऑफ इंडिया कहा गया था। और यहाँ पे जो कंपनी का रोल था वो एंड किया गया था और ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे रोल एस्टेब्लिश हुआ था। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी, लेकिन ये 2 क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेट मीन्स कि अब यहाँ पे कंपनी का रोल आया था। एंड क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट वाइसराय कौन था, डेट वाज द लॉर्ड कैनिंग। और क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, वो भी था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, राइट। तो इसी जब रिवोल्ट के बाद उसी को क्या फर्स्ट वाइसराय बनाया गया था, ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा एक नहीं है क्या फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो कितने हैं बताओ, वो 6 है। वो कितने हैं, वो 6 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा एक नहीं है। देखो, राइट टू इक्वलिटी ये है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ये भी है। राइट टू सिटीजनशिप बताओ ये है या नहीं है, ये नहीं है। राइट टू सिटीजनशिप ये नहीं है, ठीक है, राइट। और इसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये है। राइट टू प्रॉपर्टी ये था पहले लेकिन अभी नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कार्ड करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ो। तो इनमें से कौन सा एक नहीं है, दैट इज द राइट टू सिटीजनशिप इज नॉट द फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ये फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, तो ये हमने फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया है। तो वहाँ पे इनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता था, ठीक है, राइट। लेकिन वहाँ से लाने के बाद हमने इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, ठीक है, पार्ट 3 में फ्रॉम आर्टिकल्स 12 to 35, ठीक है। अब ये जो हमारे 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स है उनमें से राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम वो आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं, ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, इन द ईयर 1532 हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर। इन द ईयर 1532 में किसने कश्मीर पे क्या इन्वेड किया था, हमला किया था, बताओ। तो वो किया था मिर्ज़ा हैदर ने। अकबर के टाइम पे कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ मुगल अंपायर। डेट मीन्स कि मगर रूल कश्मीर में आया था अकबर के टाइम
1586 में, और फिर वो रूल 1752 या 53 में क्या एंड हुआ है। और जब अकबर के टाइम पे यहाँ पे वो आया था, तो उस टाइम फर्स्ट गवर्नर, ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट गवर्नर कौन था? गवर्नर डेट वाज द कासिम खान। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? मिर्जा हैदर। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन हु वाज इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वाज। देखो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो फाउंड की गई थी 1917 में, किसने की थी? एम.एन. रॉय जी ने उसको किया था, वही इलेक्ट किया गया था लीडर इस चीज़ का। और उसने 1934 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। किसने? एम.एन. रॉय जी ने। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। कौन सी इंडिया की वो स्टेट है जो बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है म्यांमार के साथ? तो यहाँ पे मैप पे देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर कर रही है म्यांमार के साथ। डेट इज द अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा इंडिया है, ठीक है, ये डिफरेंट कंट्रीज के साथ क्या इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो शेयर कर रहा है डेट इज द 4096 किलोमीटर्स, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ। ठीक है, लास्ट में लीस्ट किसके साथ? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखो। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? दैट इज द दिसपर, मिजोरम अजीवल, मणिपुर इम्फाल एंड सिक्किम गंगटोक। तो ये चीज़ें इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? द राइट टू प्रॉपर्टी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर द आर्टिकल। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी, अभी हमने इस पे बात की थी कि ये एक पहले फंडामेंटल राइट था। क्या था? फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको फिर फंडामेंटल राइट से निकाला गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसको बनाया गया था। लेकिन किस आर्टिकल के तहत इसको रखा गया है? दैट इज द आर्टिकल नंबर 300A। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। द प्रॉपर्टी राइट वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब इसको निकाला गया था? 1978 में, और अमेंडमेंट नंबर वाज 44th। फिर इसको आर्टिकल 300A में रखा गया है पार्ट 12 में। ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सी एक क्रॉप एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप? देखो, हमारे पास जो सीजन्स होते हैं, क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, वो थ्री सीजन्स होती है। एक तो होता है रबी, खरीफ, और इनके बीच में एक होता है डेट इज द ज़ैद। देखो, ये जो रबी होता है, इसको हम कहते हैं कि इस विंटर के टाइम अक्टूबर या नवंबर में क्या चीज़ें लगा देते हैं, ज़मीन में क्रॉप्स लगाया जाता है, फिर इनको हार्वेस्ट किया जाता है। बताओ कब? स्प्रिंग सीजन में। लेकिन जो खरीफ होता है, इसके जो क्रॉप्स होते हैं, इनको ज़मीन में लगाया जाता है ऑनसेट ऑफ मानसून। फिर इनको हार्वेस्ट किया जाता है ऑटम सीजन में, सितंबर या अक्टूबर। तो इनके बीच, इन दोनों के बीच में एक शॉर्ट पीरियड आता है, डेट इज द ज़ैद सीजन। ठीक है, राइट। अब हमें बताना है खरीफ कौन सा है? ग्राम, कॉटन, पी, वीट। बताओ कौन सा है? करो आंसर। डेट इज कॉटन। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, राइस, मेज, बाजरा, रागी, सोयाबीन, सुरगम, ग्राउंडनट, कॉटन, ये क्या है? ये खरीफ क्रॉप्स है। पम्पकिन, कुकम्बर, वाटरमेलन, बिटर गॉर्ड, ये ज़ैद क्रॉप्स है।
वीट, मस्टर्ड, पीज, पल्सेस, बार्ले एटसेट्रा, ये क्या है, ये रबी क्रॉप्स है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, राइट। कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है? ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगोर सॉइल भी कहते हैं, रेगोर सॉइल, जिसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।